बिजनेस इंसाइडर के अनुसार 8,000 लोगों को रिसेंटली स्टार्टअप से ले ऑफ किया गया है, यानी निकाला गया है। और ये नंबर उनके अनुसार आगे और भी बढ़ने की आशंका है। जितने भी स्टार्टअप्स ने ले ऑफ किया है उनमें बहुत सारे वेल फंडेड स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर से एमफाइन, एडटेक सेक्टर से वेदांत और अनअकैडमी और ऑटोटेक सेक्टर से कास्ट24। इन सारी न्यूज को रिसेंटली सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि शायद ये जो स्टार्टअप्स है जिन्होंने ले ऑफ किया है वो खराब परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रिजल्ट है और ये प्रॉब्लम पिछले कई सालों तक नजरअंदाज किया गया। तो आज हम बात करने वाले कि ये प्रॉब्लम क्या है और कितना बड़ा है और इसका इम्पैक्ट और कितना बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है सनस्टोन, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इंडियन स्टार्टअप के ले ऑफ की कहानी की शुरुआत हम करते हैं 18 अगस्त 2018 से। ये वो दिन है जिस दिन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को लगभग 1.5 लाख करोड़ में खरीद लिया था। अब फ्लिपकार्ट की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये एक अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप था जो कि आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है। 2018 में जब फ्लिपकार्ट बिका तब उसके लॉसेस थे 2063 करोड़, जो कि उससे एक साल पहले 245 करोड़ थे। लेकिन इतने बढ़ते लॉसेस के बाद भी जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा तो फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट मिला। सॉफ्टबैंक, जिसने अपना लगभग 19.95% स्टेक इस डील में वॉलमार्ट को बेचा, तो इस डील में उन्हें 10,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला। और यही चीज बाकी भी कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए थी। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के केस खास केस इसलिए है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, फिर भी इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमाया। सेम चीज मिंत्रा के इन्वेस्टर्स के लिए भी हुई थी जब मिंत्रा को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया था। अब इसके बाद इंडियन स्टार्टअप की स्टोरी धीरे धीरे बदलने लगी और ये इंडियन स्टार्टअप के लिए एक फीचर बन गया। शार्क टैंक के एक पॉपुलर शार्क अमन गुप्ता का भी यही कहना था कि पिछले कुछ टाइम में जो कंपनीज बड़े मार्केट को एड्रेस कर रही थी उन्हें फंड रेज करने में काफी मदद मिली। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का फोकस बदलने लगा। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा ऐसी कंपनीज को पिक करने लगे जिसे कोई और कंपनी बाद में खरीद सकती है और उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट की बातें धीरे धीरे साइड में होने लगी और बातें होने लगी डेली एक्टिव यूजर, दैट इज DAU, मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं, दैट इज MAU कितना है, और ई कॉमर्स कंपनी के लिए GMV, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कितनी है। कई सारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर तो शॉक हो गए थे जब उन्होंने देखा कि कई सारी ई कॉमर्स कंपनीज को रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पर वैल्यू नहीं किया जा रहा है, बल्कि GMV यानी कितना सामान उन्होंने बेचा है, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से कितने रुपए का सामान बेचा गया, उस कैलकुलेशन में फ्लिपकार्ट को कितना कमीशन मिला, प्रॉफिट कितना मिला, इसकी बातें ही नहीं हो रही। और ये चीज शुरुआत से ही कई सारे लोगों के लिए शॉकिंग थी, लेकिन उस टाइम ये चीजें वर्क कर रही थी और वो भी बहुत अच्छे से। आप जानकर हैरान होंगे कि फिर शुरू हुई एक बहुत बड़ी रैट रेस। ये रैट रेस कुछ इस तरह थी कि जिन स्टार्टअप्स को फंड रेस करना है उनको पता था कि हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करेंगे तो शायद हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। वही अगर हम कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने तेजी से वो बढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे तो फंडिंग इजीली मिलेगी, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स इसी तरह से इसे देख रहे थे। धीरे धीरे स्टार्टअप इसी चीज पर फोकस करने लगे कि DAU, MAU, ट्रांजेक्शन वैल्यू, इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर एक बार बढ़ा लिया, स्टार्टअप से फंडिंग ले ली, तो अगेन प्रेशर वही आता था कि और इन फिगर्स को तेजी से बढ़ा। तो एक्सपेंशन तो था, लेकिन ज्यादातर कई स्टार्टअप्स में वैल्यू जनरेशन नहीं हो रही थी। उसकी वजह से रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ रहा था। अब ज्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करने के चक्कर में उन्हें देने पड़े डिस्काउंट्स। अब डिस्काउंट का साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोग धीरे धीरे उसी प्लेटफॉर्म को चुनने लगे जिनके पास ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसे उस कंपनी ने डिस्काउंट देना कम कर दिया, लोग वहां पर जाना कम कर दिए, क्योंकि लोग उस प्लेटफॉर्म पर उसके फीचर के लिए नहीं जा रहे थे, उन डिस्काउंट्स के लिए जा रहे थे, उस कैशबैक के लिए जा रहे थे। इसे आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही पेटीएम ने डायरेक्ट कैशबैक देना बंद कर दिया करीब 2-3 साल पहले, तब से कई सारे लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म पर जाना कम कर दिया। हालांकि पेटीएम की यूजर बेस के कम होने के पीछे और भी कई कारण हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक बहुत बड़ा कारण था। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, क्योंकि वो द ग्रेटर फूल थियरी में बिलीव करते थे। द ग्रेटर फूल थियरी कहती है कि उस एसेट की वैल्यू तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप किसी ग्रेटर फूल को ढूंढ के उस एसेट को बेचते हो। यानी कोई भी स्टार्टअप, अगर किसी के स्टार्टअप का वैल्यूएशन $10 मिलियन है तो उसे फंड करके इन्वेस्टर्स इस चीज पर फोकस करने लगे कि इसका वैल्यूएशन अब $100 मिलियन कैसे होगा, इस चीज पर नहीं कि कब वो प्रॉफिटेबल होगा। इसी चीज में कई सारे इन्वेस्टर खुद भी ग्रेटर फूल बनने लगे जब वो कई सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगे, क्योंकि इस ग्रेटर वैल्यू थियरी में कई सारे इन्वेस्टर्स बहुत एक्टिव हो गए। अब कंपटीशन बढ़ गई, जिसके चलते कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स में देखता हो कि जिनके पास कोई यूजर बेस नहीं है, कुछ रेवेन्यू मॉडल नहीं है, फिर भी उन्होंने 50 करोड़ 60 करोड़ की फंडिंग रेज की है। एंड नाउ दे आर फिगरिंग आउट कि आगे क्या करना है। किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में टीम और एम्प्लॉयज का बहुत अहम रोल होता है, और आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सही और रिलेवेंट एजुकेशन ले और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व रहे, व्हिच मेक्स इट हार्ड फॉर द स्टार्टअप टू ड्रॉप ऑफ। दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन आवर डिस्कवरी देयर आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको लेवरेज और पोटेंशियल मिलता है मार्केट ट्रेंड्स,
स्किल्स और अपॉर्चुनिटी से लेवल अप करने का। और एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सनस्टोन। सनस्टोन एक लीडिंग हायर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ स्टूडेंट के अपस्किलिंग्स पर काम करते हैं, उन्हें करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग देकर। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उनके 30+ कैंपस पार्टनर्स हैं अक्रॉस 25 सिटीज, और वो कई सारे अलग अलग कोर्सेज फैसिलिटेट करते हैं जैसे कि BBA, BTech, PGDM एटसेट्रा। और ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडस्ट्री फोकस्ड हैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करने के लिए। सनस्टोन अपने हर एक स्टूडेंट को 50+ गारंटीड इंटरव्यूज प्रोवाइड करता है 1000+ रिक्रूटर्स के साथ, जैसे कि गूगल, ICICI, Amazon एटसेट्रा दैट दे हैव ऑन बोर्ड। साथ ही आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं 14 इन डिमांड एडवांस सर्टिफिकेशंस में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, IT, बिजनेस एनालिटिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करते हैं 0 कॉस्ट EMI ऑप्शन विद फास्ट अप्रूवल्स एंड 0 लोन प्रोसेसिंग फीस टुगेदर विद स्कॉलरशिप वर्थ 10 करोड़। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके सनस्टोन को जरूर चेकआउट करें। डेटा एनालिटिक्स कंपनी ट्रैक्शन के अनुसार इंडिया में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें से 77% यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी बिना ₹1 का प्रॉफिट कमाए भी उनका वैल्यूएशन 7,500 करोड़ हो चुका है। सुनने में शायद ही अब आपको शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्म था। ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल ही रहा था तो 18 नवंबर 2021 को कहानी में ट्विस्ट आता है। इस दिन पेटीएम के शेयर स्टॉक एक्सचेंजर पर लिस्ट हो जाते हैं और पहले ही दिन 27% की गिरावट इस शेयर में होती है। पेटीएम की ऑफर प्राइस है 2150 रुपीज और आज इस शेयर की प्राइस है 615 रुपीज। सेम चीज कार्ड रेट के बारे में है जिसका भी IPO पिछले साल आया और उसकी भी शेयर प्राइस लगभग 60% से गिर चुकी है। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स को यह समझ आने लगा कि प्राइवेट मार्केट के ओवरवैल्यूड प्राइसेस पब्लिक मार्केट में काम नहीं करने वाले। तो यहाँ पर जनरली लगभग सारे स्टार्टअप्स, चाहे डे टू डे ऑपरेशन हो या फिर एक्सपांशन हो, उसके लिए कंप्लीटली फंडिंग पर डिपेंड थे। लेकिन पेटीएम का IPO जब मुंह पर गिर गया तब कई सारे इन्वेस्टर्स की नींद खुल गई कि द ग्रेटर फुल थियरी पब्लिक मार्केट में अब नहीं चलेगी। और इसी के चलते जो प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर है वो किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग देने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं कि क्या वो प्रॉफिट बना सकता है या फिर नहीं। और इसीलिए स्टार्टअप्स के लिए विंटर पीरियड आया है जिसमें प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स भी, जैसे कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटीज भी सोच समझकर इन्वेस्ट करने लगे हैं। और जब इंडिया और US में स्टार्टअप के IPOs कंप्लीटली फेल होने लगे तो इसके बाद स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप सॉफ्टबैंक ग्रुप को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $13 बिलियन का लॉस हुआ है और इसमें से ज्यादातर लॉस उन्हें गिरते हुए वैल्यूएशन की वजह से हुआ है। जब भी IPO में प्राइवेट वैल्यूएशन नहीं टिक पाता है तो उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट का रास्ता हैम्पर हो जाता है। 2021 में इंडिया में 40% VCs ने IPO के रास्ते के जरिए ही एग्जिट ली थी। CB इनसाइट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग 2022 के पहले क्वार्टर में $8 बिलियन थी, जो सेकंड क्वार्टर में आधे से भी कम होकर $3.6 बिलियन तक आ गई है। इनेटेक स्टार्टअप में टाइगर ग्लोबल, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक ऐसा हेज फंड है जो इंडियन स्टार्टअप्स में बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है और रिसेंटली उन्होंने $17 बिलियन का लॉस बुक किया है, पर्टिकुलरली टेक स्टार्टअप की वैल्यूएशन कम होने की वजह से। और जापानीज जायंट विजन फंड ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $27.4 बिलियन का लॉस पोस्ट किया है, जो कि इस फंड का अब तक का सबसे बड़ा लॉस है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स में जितना भी पैसा आता है उसका 80% पैसा US से आता है। और जब रिसेंटली US में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो उसका भी इम्पैक्ट इस पूरी चीज पर अब हो रहा है, क्योंकि जब वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं तो वहां के इन्वेस्टर्स इंडिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और इंडियन स्टार्टअप से इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है वो फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन बेंगलुरु बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म इन्वेंटर्स कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर पराग ढोल का कहना है कि अभी इंडिया में आने वाली फंडिंग को अफेक्ट होने के लिए रेट को अभी और भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो उनके अनुसार वो फिलहाल तो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को ग्रेटर फुल नहीं मिल रहा है, तो अब वो प्रेशर बना रहे स्टार्टअप्स पर कि वो प्रॉफिट बनाए। जैसे कि इंडिया के कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप जो कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि ओला, स्नैपडील, ओयो, ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर हम ओयो की बात करें तो पिछले 6 महीनों में उन्होंने 2 बार अपने IPO को पोस्टपोन किया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पब्लिक मार्केट की सिचुएशन फिलहाल क्या है। और इन्हीं सब चीजों के चलते वाई कॉम्बिनेटर ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी से कहा है कि उन्हें वर्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना होगा और ये फाउंडर्स की जिम्मेदारी है कि बिना किसी फंडिंग को रेज किए वो अपनी कंपनी को एटलीस्ट 24 मंथ्स तक रन कर सके। और इस बड़े प्रॉब्लम का इम्पैक्ट अब ये हो रहा है कि कई सारे स्टार्टअप जिसने अंधाधुंध पैसा उठाया था और बिना किसी रेवेन्यू के एक्सपांशन किया था, उनको अभी हेवीली कट डाउन करना पड़ रहा है। और इसीलिए अब ये आप टेक के ले ऑफ देख रहे हो और अलग अलग स्टार्टअप्स अलग अलग लेवल पर ले ऑफ कर रहे हैं। ये कहानी अब यही नहीं रुकने वाली। जैसे जैसे US में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स
अनप्रॉफिटेबल कंपनीज को रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वैसे वैसे इन कंपनीज को और भी कट डाउन करना होगा। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि सिर्फ यही रीजन नहीं है एम्प्लॉयज के ले ऑफ का। आप यहाँ इंक 42 की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ले ऑफ के कई सारी कंपनीज के अलग अलग कारण भी रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेशन और वर्क फ्रॉम होम। व्हाइट हेड जूनियर के करीब 1000 एम्प्लॉयज ने रिजाइन किया है क्योंकि उन्हें वापस ऑफिस में बुलाया गया था, क्योंकि रिसेंट डेटा यह भी कहता है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम ही फिलहाल प्रीफर कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि द ग्रेट इंडियन स्टार्टअप पार्टी अभी खत्म हो रही है? बिल्कुल नहीं। बस कई सारे इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप को फोर्स किया है कि वो अगर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे और प्रॉफिट पर फोकस नहीं करेंगे तो पब्लिक मार्केट में उनके लिए जगह नहीं है, और इसीलिए अब रैशनलाइज होकर सब लोग प्रॉफिट पर फोकस करने लगे हैं, जो कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसके चलते आपको अगले कुछ सालों में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कम देखने मिलेंगे, लेकिन वैल्यू जनरेट करने वाले स्टार्टअप की संख्या काफी ज्यादा बढ़ेगी, जो रियली लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये थी बात इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तो मुझे अब बस कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप अनप्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, और रिटेल इन्वेस्टर ने स्टार्टअप को जो सीख दी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करने के लिए जरूर कन्वे को सबस्क्राईब करें और बेल आयकन पर क्लिक करें। आणि हाँ, व्हिडिओ कसा वाटला ते सुद्धा कमेंटमध्ये नक्की सांगा।